हेलो एंड जय श्री राम। कल आरपीएससी के का एक इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन आया है और वैसे देखा जाए तो दो नोटिफिकेशन है उसके। फर्स्ट इज़ कि आपको अगर अपने फॉर्म्स में जो आप फिल कर चुके हैं, अगर उनमें किसी भी तरीके का कोई अमेंडमेंट आपको करना है, कोई सुधार करना है, कुछ संशोधित चीज़ें हैं वो करनी है, अगर आपको उसमें आपकी नाम, फ़ोटो और कुछ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ों के अलावा बहुत सी चीज़ें आप चेंज करना चाहते हो या कुछ ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो पहला पहला नोटिफिकेशन तो था कि आपको 6 तारीख तक मीन्स नेक्स्ट मंथ की 6 तारीख तक अगर आप कुछ संशोधन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। दूसरा एक बड़ा जो नोटिफिकेशन था उसमें अब आप 4 की जगह आपके पास आपके आंसर के लिए 5 विकल्प होंगे। 5 विकल्प में इतना हबड़ा-तबड़ी मच रही है हर जगह और इतने वीडियोज़ आए हैं यूट्यूब पे। बहुत सिंपल है, इसको समझने में कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए आपको। कि अगर आपको क्वेश्चन पहले नहीं आ रहा था हमें, अब तक ये हो रहा था कि अगर हमें क्वेश्चन है वो नहीं आ रहा है, उसका मीन्स आंसर नहीं आ रहा है, तो हम उसको एकदम ब्लैंक छोड़ देते थे, कुछ भी उसमें फिल नहीं करते थे, क्योंकि जब आ ही नहीं रहा तो फिर उसको छोड़ना ही है। लेकिन अब होगा ये कि आपके पास 5वां विकल्प होगा, 5वां ऑप्शन होगा आपके पास, जिसमें अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं तो वो 5वां जो ऑप्शन है वो आपको उसमें आपको ब्लू पेन से टिक करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो एक-एक क्वेश्चन पे नेगेटिव जो मार्किंग होगी वो होगी और एक पर्टिकुलर परसेंटेज उसका होगा कि आपने शायद 10% है उसमें, कि अगर 10% तक आपने क्वेश्चंस में वो अटेम्प्ट नहीं किया है, यानी 5वां जो विकल्प है वो आपने खाली छोड़ दिया, तो फिर आप उससे एग्ज़ाम से ही बाहर हो जाओगे या उस दौड़ से ही बाहर हो जाओगे। तो बहुत सिंपल है, आपको आ रहा है तो जो करेक्ट जो उसका ऑप्शन होगा उसको फिल कर दीजिए, उसमें निशान लगा दीजिए। अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर लास्ट में जो 5th जो ऑप्शन है कि हमें नहीं आ रहा है, उस पे आप टिक कर दीजिए। तो उसमें कुछ सोचने की बात ही नहीं है। थोड़ा-सा टाइम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये रहेगा और वो कह रहे हैं कि 5 मिनट एक्स्ट्रा चाहिए, तो 5 मिनट तो नहीं, कम से कम 10 मिनट तो मिलने ही चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं आ रहा है, आप उसको छोड़ना चाह रहे हैं, तो आपको उसको क्वेश्चन को ए में ही नहीं छोड़ना है, उसमें जो 5th ऑप्शन होगा उसको आपको टिक करना होगा। थोड़ा-सा टाइम कंज्यूमिंग होगा, है ना? नेगेटिव पॉइंट तो ये है, जैसे सब्जेक्ट वाले पेपर में हमें बहुत सारा टाइम मिलता है, लेकिन जो जीके वाला पेपर है उसमें लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम होता है, तो उसमें सारों को टिक करना थोड़ा-सा मुझे लग रहा है कि एक नेगेटिव साइड होगी ये, टाइम लेगा ये हमारा। लेकिन फिर भी चलिए जो भी है, इन्होंने क्या व्यवस्था के हिसाब से कैसे किया है कि भई नकल से या बाद में जो चीज़ें चीटिंग वगैरह हो जाती है, ओएमआर शीट्स है वो जमा करवा देने के बाद पीछे से कुछ चीज़ें हो जाती है जो कुछ लोगों की वजह से होती है, तो उनको रोकने के लिए उन्होंने ऐसा किया है। जैसा भी है, जो भी है, अब जो बना दिए हैं नियम, अब हमें अगर नौकरी लेनी है तो वो चीज़ें हमें सोचनी पड़ेंगी। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें हुई है। अगर आपको फॉर्म्स में कोई भी तरह का करेक्शन करना है तो आप कर सकते हैं, और दूसरा आपके पास अब 4 की जगह 5 विकल्प होंगे और डेली ये बात दिमाग में दोहराते रहिए जब तक आपका एग्ज़ाम ना हो जाए कि 4 की जगह 5 ऑप्शंस होंगे, और अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता होगा तो आपको 5वां जो ऑप्शन है उसमें फटाफट टिक करना होगा। टाइम आपके पास बहुत ज़्यादा वहाँ नहीं होगा, ऐसा नहीं हो कि हम वहाँ पे भूल ही जाएँ। मैं बैठ गई हूँ अपनी स्टडी के लिए फिर से। आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे बोला था कि जैसे-जैसे और जिन-जिन सब्जेक्ट्स के टीचर्स से मैं यूट्यूब से पढ़ती जा रही हूँ, उनके नाम और उनके चैनल के जो लिंक्स हैं वो मैं आपको शेयर करती जाऊँ। तो जैसे-जैसे टीचर्स आएँगे मैं आपको बताती जाऊँगी। कीर्ति स्तंभ भी कहा जा सकता है। तो प्रणाम बताओ दोस्तों, क्यों बनवाया गया? ये मालवा विजय के उपलक्ष्य में हमें निर्मित कराया। कहाँ है? चित्तौड़गढ़ के दुर्ग में। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कितनी मंजिला है दोस्तों? 9 मंजिला। 9 मंजिला इमारत। निर्माता कौन-कौन है? अर्थात स्थापत्यकार इसकी कौन-कौन है? यस, बराबर बताएं दोस्तों, इसके स्थापत्यकार कौन-कौन? तो इसके स्थापत्यकार एक नापा, दूसरा है पूजा। तो नापा और पूजा इस चित्तौड़गढ़ के दुर्ग के स्थापत्यकार है। ठीक है, तो नापा और जो है पूजा, एक के साथ साथ ओमा भी बराबर। तो नापा
ये वाले जो टीचर है हिस्ट्री के काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, हालांकि मैं इन पे एक पे ही डिपेंड नहीं हूँ, 3-4 और टीचर्स भी हैं। इनका मैं नाम आपको चैनल का बता देती हूँ, विजेंद्र सर स्टडी हब के नाम से है ये। इनके अलावा आप उत्कर्ष क्लासेस के जो महेंद्र सर हैं उनसे भी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं, और जो प्रेम जी सर हैं संकल्प क्लासेस से उनसे भी हिस्ट्री पढ़ सकते हैं। मतलब कुल मिला के 3-4 जनों से आप पढ़ेंगे तभी जाके आपकी जो डेटा है वो क्लियर हो पाएगा, अगर आपने पहले नहीं पढ़ा है या आप अगर रिवाइज कर रहे हैं तो। ठीक है, अभी आपके पास काफ़ी समय है, अगर एग्ज़ाम नहीं होता है तो जैसे जैसे आपको टाइम मिलता है एक अलग अलग टीचर्स से पढ़िए तो आपको समझ आ जाएगा। ये है कल वाला वीडियो जो मैंने डाला था। काफ़ी अच्छी कि अभी के लिए आप जीके ही उठाइए, जीके का टारगेट रखिए, आप जितना भी टाइम निकाल पाते हैं। बहुत सी महिलाएं ऐसी है जो टाइम नहीं निकाल पा रही है, बहुत सी महिलाएं ऐसी है कि जॉब करने की इच्छुक हैं, कई हैं जो जॉब में ऑलरेडी हैं, तो वो तो मेरे हिसाब से 4 घंटे ही निकाल पाएंगी, क्योंकि 4 घंटे इजीली आप मैनेज कर सकती है। सुबह करिए, शाम करिए, दोपहर में करिए, रात को करिए। बैक टू माई स्टडीज़। अब तक मेरी 5 घंटे की पढ़ाई हो चुकी है और अब मैं पढ़ूंगी आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर के लिए मैंने आपको 2-3 बार बताया भी है, फिर बता देती हूँ। एक तो प्रेम जी सर है जो संकल्प क्लासेस वाले हैं, वो अच्छा पढ़ाते हैं, काफ़ी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन करते जाते हैं, एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करवाते हैं। दूसरा आप राजवीर सर से भी पढ़ सकते हैं अगर पढ़ना चाहे तो, वो भी शायद संकल्प क्लासेस के ही हैं। आर्ट एंड कल्चर का तो ऐसा है, जितने हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे उतना ही हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता जाएगा और हमारे जो डाउट्स है वो क्लियर होते जाएंगे। तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू सॉल्व करिए। केवल पढ़ लेना और नोट्स बना लेना काफ़ी नहीं है, ये सब करके साथ में आप आधा आधा घंटा डेली दीजिए। कि आप अगर 1 घंटे पढ़ रहे हैं एक सब्जेक्ट को तो आधा घंटा और उसमें प्लस करिए और फिर उस आधे घंटे में एमसीक्यू सॉल्व करिए। तो इससे क्या होता है, डाउट्स क्लियर होते हैं और बहुत सी नई नई चीज़ें निकल के आती रहती है। कोई भी एक बुक है उस पर आप डिपेंड नहीं रह सकते। बुक्स आपके पास 2-3 तरह की होनी चाहिए, या बुक्स आपके पास एक ही है तो आपके पास सोर्सेज अलग अलग होने चाहिए। तो यूट्यूब तो भरा पड़ा है अच्छे अच्छे टीचर्स से, सब पढ़ा रहे हैं। तो अलग अलग सोर्सेज से पढ़ने से, उनसे सीखने से बहुत सी चीज़ें और एक्स्ट्रा में निकल के आएंगी। क्योंकि कोई भी एक बुक है वो पूरा क्लियरली सारे डाउट्स आपके क्लियर नहीं करेंगे, है ना। तो 2-3 सोर्सेज से पढ़िए, 2-3 अलग अलग टीचर्स से पढ़िए। इसमें आपको टाइम तो लगेगा, लेकिन आपके डाउट्स क्लियर होंगे, आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल होगा, तो आपको क्वेश्चंस के आंसर्स अटेम्प्ट करने में इतनी मुश्किलात नहीं आएंगी, क्योंकि आपने बहुत सारा मटेरियल पढ़ रखा है। केवल इम्पोर्टेंट मटेरियल ही पढ़िए, आपको समझ आता जाएगा जैसे जैसे आप पढ़ते जाते हैं। आप में से बहुत से लोग होंगे जो तैयारी कर रहे हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड भी होंगे और बहुत से ऐसे भी होंगे जो पहली बार तैयारी कर रहे हैं या किसी कारण से पिछली बार रह गए थे, इस बार फिर तैयारी कर रहे हैं। तो आपको थोड़ा और नोट्स बनाने की ज़रूरत है, मैं भी यही कर रही हूँ। और प्लस एमसीक्यू सॉल्व करिए। तो उसके बाद मुझे नहीं लगता, एमसीक्यूज अगर हम सॉल्व कर लेते तो उसके बाद मुझे नहीं लगता कि किसी तरह की कोई दिक्कत आने वाली है। और एक चीज़ और इससे होती है कि एग्ज़ाम से पहले, जस्ट पहले 5-7 दिन, 10 दिन, 15 दिन पहले जो हमारे एक टेंशन होती है, जो थोड़ा सा डर सा भी होता है, मेरे साथ तो ऐसा होता है, हल्का डर होता है मुझे, वैसे तो नहीं डर लगता है, लेकिन थोड़ा डर होता है हर किसी के मन में जब हम एक लक्ष्य को लेके चल रहे हैं और आगे क्या होने वाला है, उसके लिए थोड़ा सा डर होना स्वाभाविक भी है।
तो वो थोड़ा रहता है। तो अगर हम इतना सारा कुछ मटेरियल अच्छे से पढ़ के एमसीक्यू सॉल्व करके अगर जाते हैं ना, तो हमें डर नहीं रहता। और एग्ज़ाम के एक आधे दिन पहले हम भले ही स्टडी छोड़ भी देवें, या क्योंकि पिछली बार ऐसा हुआ था, मेरा सेंटर आया था भरतपुर, बहुत दूर, मतलब पहले दिन जाओ, सुबह निकलो, आप शाम तक वहाँ पहुँचोगे, फिर होटल वगैरह बुक करोगे, वहाँ रहोगे और अर्ली मॉर्निंग अगले दिन आपका पेपर है। तो मीन्स 1 दिन 2 दिन तो वो ट्रैवल में ही चला जाएगा आपका। तो इसलिए कह रही हूँ कि पहले से अच्छे से माइंड को प्रिपेयर करिए, सारी चीज़ें अच्छे से करके एमसीक्यूज़ खूब सारे सॉल्व करिए, फिर जाएँगे तो आपको किसी तरह की कोई टेंशन नहीं होगी, आप डिप्रेशन में नहीं आएँगे और प्लस आपको किसी तरह के कोई डर नहीं लगेगा। आज फिर मैंने बनाई है इडली और हमने बनाना शुरू किया 9 बजे, मतलब काम बहुत ज़्यादा था। हस्बैंड हैं, सांभर बहुत अच्छा बनाते हैं, मैं भी बना लेती हूँ, लेकिन उनको आता है तो फिर उनको बलि का बकरा मैं बना ही देती हूँ कि आप बनाइए, थोड़ा उनको चढ़ाना पड़ता है बातों में, तो फिर बस सब कुछ हो ही जाता है, आपको पता ही है। अब लास्ट का जो पोर्शन बचा है स्टडी का, इकोनॉमिक्स, वो पढ़ूंगी मैं। इकोनॉमिक्स के लिए आपको एक आधी बुक्स भी चाहिए और 2-3 टीचर्स हैं पढ़ाने वाले इकोनॉमिक्स, यूट्यूब पे भी हैं, तो अच्छे से पढ़िए, उनको करिए। बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत कुछ पढ़ने लायक है। इकोनॉमिक्स का भी एक अच्छा पार्ट आता है हमारे एग्ज़ाम में, जैसे हिस्ट्री के 4-5 आए, ज्योग्राफी के 4-5 आए, लेकिन इकोनॉमिक्स के उसके कंपैरिजन में 10 आएंगे। तो इकोनॉमिक्स को भी अच्छे से करिए और प्लस करंट तो है ही। करंट बहुत से टीचर्स करवाते हैं और बहुत अच्छा भी करवाते हैं। तो करंट के लिए तो मैं देख दूंगी आपको, कोई होगा लिंक वगैरह जिनसे मैं पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे सच में मुझे नाम याद नहीं रहते। मतलब मैं अगर लगातार उनको साल भर पढ़ूंगी तो ही मेरे को वो नाम याद होंगे या उनके चैनल का नाम याद होगा, मतलब नाम याद नहीं रहता। अभी भी मैं अगर आपको बता रही हूँ तो मैं पहले दूसरे फ़ोन में चैनल को का नाम है वो निकाल के रखूँगी, तब आपको बोल के बता पाऊँगी। मतलब नाम याद करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है, याद रहते ही नहीं है। इसलिए आप कोई बुरा मत मानना, धीरे-धीरे जैसे-जैसे आते जा रहे हैं ना, मैं आपको नाम बताती जाऊँगी, ठीक है? मिलती हूँ मैं नेक्स्ट व्लॉग में और अच्छी बातों के साथ। टिल देन बाय बाय। अगर आपको व्लॉग्स पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।